नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर फिर से हाजिर हैं आपका अपना शो खबरों का एक्सरे। ऐसा शो जिसमें आप खबरों की गहराई तक जाते हैं और विस्तार से यानी कि डिटेल से खबरों को जानते हैं। और इस शो में हम खबर की परत दर परत खोलते हैं, वो खबर जो आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में आपसे गई हैं छूट। ऐसी खबरों को तमाम खबरों के बीच से चुनकर हम लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और करते हैं खबरों का एक्सरे। तो चलिए आज भी करेंगे खबरों का एक्सरे। बिना देर किए शुरू करते हैं आपका अपना शो खबरों का एक्सरे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो कौन सी खबर हैं जिन्हें हम अपने खबरों के पिटारे में से आपके लिए चुनकर लाए हैं और उनका हम एक्सरे करने जा रहे हैं। पहली खबर, आई इन टू स्काई क्यों हुआ फेल, इसके पीछे का क्या राज है, ये क्या खबर है, इसके बारे में हम एक्सरे करेंगे, आपको बताएंगे। दूसरी खबर, वैक्सीन की मिक्स्ड डोज कितनी असरदार, ये भी बताएंगे। तीसरी खबर, बच्चों के लिए मोबाइल बना खतरा। और चौथी खबर, कब अब दर्ज कर सकेंगे ऑनलाइन FIR। तो ये हमारी चार खबरें आज की जिनका हम एक्सरे करेंगे। तो पहली खबर का रुख करते हैं। खबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को गुरुवार को बड़ा झटका लगा जब उसकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी आई इन द स्काई को लॉन्च करने का मिशन फेल हो गया। 2 स्टेज तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन लॉन्च के दौरान तो कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन लॉन्च के दौरान क्रायोजेनिक स्टेज में गड़बड़ी आ गई और मिशन फेल हो गया। आज करेंगे इस खबर का एक्सरे और आपको बताएंगे कि गगनयान मिशन से पहले ये विफलता इसरो के लिए कितना बड़ा झटका हो सकती है। साथ ही इतने समय से इस मिशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन बार बार लॉन्च की तारीख को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस मिशन के बारे में जो हम आपको बताएंगे। तो ये हमारी आज की पहली खबर है जिसका हम एक्सरे करने जा रहे हैं। 2017 के पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस समय क्रायोजेनिक इंजन फेल नहीं किया था। इस बार ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन आकर काम करना बंद कर दिया और वह अपनी ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं कर पाया। इस मिशन का फेल होना झटका भी है, सबक भी है, लेसन भी है और अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि यह मालूम चल पाएगा कि वास्तविक रूप में कहाँ गड़बड़ी थी, कहाँ पर खराबी थी और इसके उपरांत बहुत सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। गगनयान के पहले कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वास्तविक रूप में यह एक डिस्करेजमेंट है और डिस्करेजमेंट है तो वैज्ञानिक बहुत सी चीज़ों को फिर से एक बार पुनर्निरीक्षण करके देखने की कोशिश करेंगे। उसमें समय जाएगा और बहुत सी चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। कौन जानता है, यही ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब एक्सरे करते हैं इस खबर का और आपको बताते हैं। तो आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जो ये पूरा मिशन था ये फेल हो गया। तो क्यों फेल हुआ मिशन, ये बताते हैं आपको। क्रायोजेनिक स्टेज में गड़बड़ी के कारण मिशन फेल हुआ। इंजन से 18.29 मिनट पर यानी कि 18 मिनट बाद पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए। ये बहुत बड़ा कारण था। सुबह 5:45 पर सैटेलाइट लॉन्च हुआ था और उसके बाद 18 मिनट बाद ही वहाँ पर सिग्नल्स मिलने बंद हो गए। अपर स्टेज इग्निशन में तकनीकी खामी आई थी और आपको बता दें 2017 के बाद भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण में ये पहली विफलता है। 2017 से कोई विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा, लेकिन 2017 के बाद ये पहली विफलता है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या था ये भी बताते हैं, क्यों इतनी जरूरी थी। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर रियल टाइम निगरानी संभव हो जाता अगर ये सफल हो जाता, तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट भारत के पास आ जाता। इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी था। पूरे देश को रोज़ 4-5 तस्वीरें ये भेजता और हर हाल पता रहता
इसके अलावा आसमान में इसरो की आंख के तौर पर यह काम करता तो आप समझ सकते हैं कितना जरूरी था। मौसम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा ये भेजता और मिशन पीरियड इसका 10 साल था, लेकिन ये पहले ही ये फेल हो गया। अब आपको जरा क्रायोजेनिक स्टेज भी बता देते हैं। ये क्रायोजेनिक स्टेज ये क्या है? लॉन्च व्हीकल की आखिरी स्टेज होती है क्रायोजेनिक स्टेज। इस स्टेज में 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इंजन शुरू होता है। इस स्टेज में सैटेलाइट अपने निर्धारित ऑर्बिट तक जाता है। इसरो ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। अब तक क्रायोजेनिक स्टेज के 8 लॉन्च हुए हैं। तो क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में भी हमने आपको बताया, क्योंकि एक टेक्निकल टर्म होता है ये। और तो ये हमारी पहली खबर। इसरो को क्यों लगा बड़ा झटका और क्यों विफल हुआ इसरो, ये हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये एक भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन था जो कि विफल हो गया। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे और खबर क्या है ये भी आपको बता देते हैं। बहुत अहम खबर आप लोगों से जुड़ी हुई, इसका एक्सरे करना इसलिए बहुत ज़रूरी लगा मुझे, मेरी टीम को। दूसरी खबर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर स्टडी करने की इजाज़त दे दी है। अगर ट्रायल के बाद DCGI वैक्सीन के मिक्स डोज लेने को अप्रूव कर देता है तो उसके बाद आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक डोज लगवा सकेंगे। ये स्टडी वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में 300 हेल्दी लोगों पर होगी। क्या हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड, किसी को एक डोज कोवैक्सीन मिला है तो दूसरी डोज कोविशील्ड ले सकते हैं क्या? हमने देखा कि अभी एक स्टेट में एक पेशेंट ने कोविशील्ड लिया और उसको दूसरा डोज कोवैक्सीन का दे दिया। तो देखा कि ऐसे 18 मामले थे जिसमें सेम डोज उसी वैक्सीन का नहीं मिला। तो 18 में से 11 मेल थे और 7 फीमेल थे। और उसमें से 2 लोगों को जब पता चला कि दूसरा वैक्सीन दिया जा रहा है तो उन्होंने ड्रॉप आउट किया, नहीं लिया। यानी कि टोटल आपके 18 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको कि क्रॉस ओवर हो गया। और उसमें हमें देखा, रिजल्ट देखा कि उसका जो इम्यूनोजेनिसिटी था, उसका जो एंटीबॉडी टाइटर था वो बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था, सेफ्टी भी अच्छी थी और उसका रिजल्ट भी जो था एंटीबॉडी का वो बेटर था, बजाय उसके कि होमोलोगस जो ट्रायल था। यदि हम सेम वैक्सीन का 2 डोज देते हैं, उसके अगेंस्ट में यदि हम कंपेयर करें कि एक को कोवैक्सीन दिया दूसरे को कोविशील्ड दिया, उसका हम रेस्पॉन्स देखें सेफ्टी और एफिकेसी, तो वो ज्यादा आया। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। पहले हम सोच रहे थे कि यदि हम इस तरह का करते हैं तो वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो खबर क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में मैं समझा देती हूँ कि अगर आपने पहली डोज मान लीजिए कोविशील्ड की लगवाई है और अगर आपको दूसरी डोज कोवैक्सीन की मिलती है तो पहले ये डर था कि कहीं इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अब इस पर ट्रायल शुरू हो गया है। वैक्सीन की मिक्सिंग क्या है? टीके को ज़्यादा असरदार बनाने के लिए ये मिक्सिंग होती है। इबोला रोटा वायरस के खिलाफ भी वैक्सीन की मिक्सिंग को आजमाया गया था। ट्रायल के बाद 2 वैक्सीन मिक्स डोज ले सकेंगे। अभी एक ही वैक्सीन के 2 डोज लेने पड़ते हैं, यानी कि पहले कोवैक्सीन लगाई तो दूसरी भी कोवैक्सीन, पहले कोविशील्ड लगाई तो दूसरी भी कोविशील्ड। और शरीर में एंटीबॉडी लेवल बढ़ाती है वैक्सीन की मिक्सिंग। तो अभी तो स्टडी में ये आया है, तो ट्रायल अगर ऐसा हो गया, अगर ट्रायल में ये क्लियर हो गया तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इस पर ICMR क्या कुछ कहता है? कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन की मिक्सिंग सेफ है, ये कहा है ICMR ने, और कोरोना के सारे वेरिएंट्स के खिलाफ असरदार है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना का डर कम हो जाएगा, कोरोना से डरने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिक्सिंग करने पर एंटीबॉडी ज्यादा बनती है, बहुत जरूरी है। आपकी एंटीबॉडी बनेगी तो फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इतनी होगी कि आप रोग से लड़ सकते हैं, आप कोरोना को हरा सकते हैं। तो मिक्सिंग पर ये फायदा है। ICMR ने यूपी के कुछ गांव में लोगों पर यह ट्रायल किया था और ट्रायल के बाद टीके को पहले से ज्यादा असरदार पाया गया था। तो ये खबर इसलिए जरूरी क्योंकि बहुत सारे लोगों में खौफ है कि अगर हमने पहले कोविशील्ड लगाई, उसके बाद कोवैक्सीन लगाई, या पहले कोवैक्सीन लगाई दूसरी डोज कोई और ली तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अब तक जो इस पर ट्रायल हुए हैं उसमें तो ये पाया गया है कि ये बहुत अच्छी है आपके लिए। ट्रायल के बाद
आप इसको लगवा भी पाएंगे। इस पर अभी ट्रायल चल रहा है। तीसरी खबर का रुख करेंगे। खबर क्या है वो बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी पेरेंट्स के लिए ये खबर है, तो ध्यान से इस खबर को देखिए और समझिए। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जिसके चलते बच्चों को अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी और उनकी पढ़ाई मोबाइल तक ही सीमित रह गई, जिससे बच्चे अब मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। और बिना क्लास के भी बच्चे मोबाइल के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों की मोबाइल की लत उनके लिए बहुत हार्मफुल होती जा रही है। आज हम खास तौर पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए खबर चुनकर लाए हैं, ताकि बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट से हो रहे दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। इसीलिए हम इस खबर का एक्सरे कर रहे हैं। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिज़िकली। ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चों जो हैं वर्चुअल मोड में आ गए हैं और उनका जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। इंसान सामाजिक प्राणी है और वो सामाजिकता छुटपन में ही डेवलप होती है। इंटरैक्टिव स्किल्स नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, शेयरिंग और केयरिंग नहीं डेवलप हो पा रही है। और ऑनलाइन क्लासेस के अपने अलग जो हैं चैलेंजेस हैं, आँखों में स्ट्रेन पड़ना, फोकस नहीं कर पाना, गुस्सा चिड़चिड़ापन होना, सिर दर्द होना, बैक एक्स होना, ये है। इसीलिए हमने मनोचिकित्सक की बाइट भी मंगवाई, वो इसलिए ताकि आप समझ सकें कि इसके क्या क्या असर पड़ते हैं और अब इसको कैसे आप इसको टैकल करें। खैर, अब हम आपको बताते हैं, ज़रा इस खबर का एक्सरे करते हैं और बच्चों पर इसका कितना असर पड़ता है ये बताते हैं। मोबाइल पर गेम खेलने की आदत हो गई है, क्योंकि वो दिन भर मोबाइल में इतना घुसे रहते हैं कि उनको बाद गेम भी खेलना शुरू कर देते हैं और उसके आदी बन जाते हैं। माता पिता की बात नहीं मानते बच्चे, यानी कि ज़िद्दी हो जाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि वो ज़िद करते हैं। पेरेंट्स उनसे मोबाइल मांगते हैं, छीनते हैं, तो उसके बाद वो चिड़चिड़ हो जाते हैं। पेरेंट्स के डांटने पर अग्रेसिव होना, बच्चा अग्रेसिव हो रहा है तो आप समझिए कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से आँख से जुड़ी शिकायतें आना बहुत लाजमी है, क्योंकि बच्चा दिन भर मोबाइल में घुसा रहेगा तो फिर आँखों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तरफ जहां ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, बच्चा आपके साथ आपके घर में ही है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके टिप्स आपको बताते हैं। जितने भी पेरेंट्स अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, तो वो इन टिप्स को ज़रूर नोट करें। बच्चों को ज़्यादा डांटे नहीं। हमको लगता है बच्चों को डांटेंगे तो वो समझेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डांटने से बच्चे चिड़चिड़े और ढीठ और ज़िद्दी होंगे। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें। समय समय पर बच्चों के मोबाइल को चेक करें, देखें कि बच्चे के मोबाइल में क्या कुछ है, ये बहुत ज़रूरी है। और स्वयं भी मोबाइल पर कम समय बिताएं। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल पर ज़्यादा समय बिताएंगे तो आप समझिए कि बच्चा को लगेगा कि ये सही है और वो भी उतना ही टाइम बिताएगा। बच्चों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल बने, इसके लिए पेरेंट्स को भी काम करना होगा और बच्चों के सामने ये मिसाल पेश करनी होगी कि मोबाइल पर हर समय रहना अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तभी बच्चे आपकी सुनेंगे। तो ये हमने आपको मनोवैज्ञानिक के टिप्स बताए और ये बहुत ज़रूरी खबर, मैंने जैसा पहले कहा, उन सभी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो अब इस समय परेशान है कि बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है। बच्चे हर समय गेम खेलते हैं और बच्चे ना जाने इंटरनेट पर क्या क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको ज़रूर आसानी होगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और एमपी में इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी है। क्या है? मोबाइल फ़ोन संबंधी अपराध बढ़े हैं और अपराध रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू हो रही है। तो उसके लिए अपराध करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू हुआ है। अपराध कम करने के लिए वॉइस ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कार्यक्रमों की भी अब इसमें शुरुआत हो रही है, ताकि जो बच्चे हैं उनको लेकर ये कार्यक्रम है वॉइस फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। शिक्षा मंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और यूनिसेफ के सहयोग से ये कार्यक्रम होगा, जिसमें बच्चों के लिए काम होगा। और बच्चे जो मोबाइल के आदी हो गए हैं, कई बार वो अपराध की तरफ भी बढ़ जाते हैं, ऐसी कई खबरें भी आई हैं। तो उससे बच्चे दूर रहें और बच्चों को पता रहे उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ये खबर मैं फिर कहना चाहूँगी, इसलिए हमें ज़रूरी लगी, ताकि आप भी अगर ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो जो टिप्स हमने आपको बताए उनको ज़रूर फॉलो करें। ज़रूर आपको भी अच्छा लगेगा और आप अपने बच्चे की लत को, जो मोबाइल की लत है, उसे छुड़वा पाएंगे।
तो ये हमारी तीसरी खबर। आगे बढ़ेंगे, एक और खबर जो बहुत अहम है पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए। खबर क्या है बता देती हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब प्रदेश की जनता के लिए EFIR की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके तहत अब आपको FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। अब आप MP पुलिस के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। वहीं छतरपुर से पहली ऑनलाइन FIR दर्ज भी कर ली गई है। तो आज हम इस खबर का एक्सरे करेंगे और आपको इस खबर की एक एक डिटेल से अवगत कराएंगे, ताकि आप भी कहीं भी हैं तो अगर आपको जरूरत है FIR दर्ज करने की तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से MP E-कॉप पोर्टल और सिटीजन पोर्टल के माध्यम से नागरिक EFIR दर्ज करा सकते हैं। अर्थात उन्हें अगर कोई भी वाहन चोरी जो 15 लाख से कम की हो, या कोई भी सामान्य चोरी जो 1 लाख से कम की, या ऐसे मामले जिसमें आरोपी अज्ञात हो और बल का प्रयोग ना किया गया हो, इस प्रकार के मामलों के लिए नागरिकों को अब थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर बैठे ही MP E-कॉप या फिर सिटीजन पोर्टल के माध्यम से FIR घर से ही दर्ज करा सकते हैं। चलिए अब प्रोसेस बताते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस क्या है। MP पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर EFIR लिखा है, वहां पर क्लिक करें। उसके बाद सिटीजन डैशबोर्ड में मांगी गई जानकारी भरें, जो भी आपसे जानकारी मांगी जाए। सबमिट बटन पर आप क्लिक करें, आपको FIR का स्टेटस आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। हम सब आजकल ऑनलाइन काम करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो बहुत आसान सी प्रक्रिया। इस तरीके से आप कहीं भी हैं, आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। और एक सोशल डिस्टेंसिंग या कहीं जाने से आप बचते हैं कोरोना के चलते, वो भी आपके लिए अब हो सकता है। अब आपको बता दें कि ये शुरू हुआ है आज से और इसका ट्रायल शुरू हुआ है। अब छतरपुर में पहली FIR दर्ज की गई है और चोरी की घटनाओं की इसमें आप शिकायत कर सकते हैं। छतरपुर थाने में पहली EFIR भी हो चुकी है। वाहन चोरी की शिकायत इसमें की गई है और उसके बाद सत्यापन के बाद केस भी दर्ज कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। तो जो पहली FIR थी छतरपुर से, वो भी FIR दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि वाहन चोरी या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है फ़ोन करके, ऐसी खबरें, वो ऐसी कोई भी दिक्कत है आपको, तो इन तमाम चोरियों के, आपके घर में चोरी हो गई, इसके लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप FIR दर्ज कर सकते हैं, EFIR दर्ज कर सकते हैं। तो ये हमारी 4 खबरें जो हमको लगा और मेरी टीम को लगा कि आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। पहली हमने इसरो की खबर आपको बताई, जो बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो देश से जुड़ी हुई खबर थी और उसका जो मकसद था उस मिशन का, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो चीन और पाकिस्तान पर नज़र रखता। और आई द स्काई क्यों फेल हुआ, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। तो अब विफलता हाथ लगी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2017 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्या क्या कारण थे इसके पीछे के, ये भी हमने आपको बताया। दूसरी खबर मैं बता दूं जो हमने आपको बताई, दूसरी खबर जिसमें हमने आपको बताया कि 2 वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगर आप अलग अलग लगवाते हैं तो उससे कोई दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और इसको लेकर अब ट्रायल भी शुरू हो चुका है और जो पहले ट्रायल हुए हैं उससे अच्छे ही रिजल्ट सामने आए हैं। तो इसके बाद कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे मोबाइल में हैं और उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना पेरेंट्स को करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा मोबाइल का आदी हो चुका है। तो अब उससे आप कैसे बचें, आप बच्चे को कैसे दूर करें मोबाइल से, ये भी हमने आपको बताया। और चौथी खबर जो हमारी थी वो ये कि आप EFIR दर्ज कर सकते हैं। आप कहीं भी हों आप EFIR दर्ज कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे इसका पूरा प्रोसीजर हमने आपको बताया, बहुत आसान है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर EFIR पर क्लिक करना है, अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करनी है और आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। छतरपुर से पहली FIR दर्ज हो भी चुकी है। तो ये हमारी 4 खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी, आपसे सरोकार रखती थी, आप तक लेकर आए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, कल फिर करेंगे आपसे जुड़ी हुई खबरों का एक्सरे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।